हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का, दैट इज़ लॉसेस। कि जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए, तो चाहे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करें और चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करें, तो ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ट्रांसफार्मर के अंदर डिफरेंट तरह के लॉसेस होते हैं। ठीक है, और जब हम लोग लॉसेस की बात करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में तो हम मानते हैं कि कोई लॉस नहीं होता, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, जो लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर का, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है वो कहलाता है आयरन लॉस। आयरन लॉस, या उसको हम कोर लॉस भी बोलते हैं, कोर लॉस एंड पीआई। और दूसरा होता है कॉपर लॉस, या हम उसको आई स्क्वायर लॉस भी बोलते हैं। उसको हम आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं और उसको हम पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग लेते हैं आयरन लॉस। देखिए, आयरन लॉस या जो कोर लॉस, आयरन लॉस या जो कोर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, वो कहाँ पे होता है? हमें मालूम है कि ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन का वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। हमें मालूम है ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, इधर लोड और सप्लाई वोल्टेज जो है वो आप लगा दीजिएगा। और ये क्या होता है? ये होता है कोर। ठीक, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इससे ये लोड कनेक्टेड रहता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में, और ये सप्लाई वोल्टेज रहता है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, अब जो कोर लॉस होता है, ये आयरन लॉस या कोर लॉस, पहली बात तो ये लॉस होता कहाँ है ट्रांसफार्मर में? ये जो कोर जो होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है ना, तो कोर लॉस जो है इसके अंदर होता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। Iron loss occurs in the magnetic core of the transformer. This loss is the sum of hysteresis loss and eddy current loss. तो ये जो कोर लॉस होता है PI, that is the sum of PH प्लस PE। यहाँ पे ये क्या है? ये होता है हिस्टेरेसिस लॉस, और ये क्या है? ये है एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक है, अब इसमें हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है, ये कितना होता है? पी एच इज इक्वल टू होता है, आप इसको लिख सकते हैं के एच एफ बी एम की पावर एक्स। अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। और जो एडी करंट लॉस होता है पीई, वो होता है के ई एफ बी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो के एच आपने लिखा है, के एच क्या है? ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ द कोर मटेरियल एंड द यूनिट यूज्ड। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि के एच क्या है? ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे एंड क्वालिटी ऑफ द कोर मटेरियल पे। ठीक, सेकंड क्या है? के ई, ये क्या है? ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन ये इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर मटेरियल। ये तो वॉल्यूम और क्वालिटी पे डिपेंड करता है, किसके? कोर मटेरियल के, कि किस चीज का कोर बना हुआ है ट्रांसफार्मर का। और के ई जो है ये भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और जिस मटेरियल का कोर बना है उसकी रेजिस्टिविटी पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है। बाकी बचा आपका बीएम। तो बीएम क्या है? ये आपको मालूम है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कहाँ पे? इन द कोर, इन कोर।
और फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी फ्लक्स, या आप लिख लीजिए अल्टरनेटिंग फ्लक्स। ठीक है, तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो ट्रांसफर आपका आयरन लॉस है वो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस का सम होता है। उसमें हिस्टेरेसिस लॉस इतना होता है, एडी करंट लॉस इतना होता है। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं, और हिस्टेरेसिस के केस में डिपेंड करते हैं क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, कोर मटेरियल पे, और एडी करंट लॉस के केस में डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर मटेरियल के। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसके बाद जो, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपका रह गया, वो क्या है, ये x, दिस x, ये x क्या कहलाता है, x कहलाता है स्टीनमेट्स कांस्टेंट। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, STEIN, स्टीनमेट्स METZ कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और जनरली इसकी वैल्यू वेरी करती है 1.5 से लेकर 2.5 के बीच में। ठीक, द वैल्यू ऑफ x वेरीज बिटवीन 1.5 टू 2.5, और ये भी डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर मटेरियल। तो यानी कि देखिए, आपको सीधा सीधा आयरन लॉस को कोर लॉस क्यों कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा कि इसमें सारी चीजें कोर की क्वालिटी, कोर की रेजिस्टिविटी, कोर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इसीलिए कोर लॉस कहलाता है। तो इसीलिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, तो अगर हम बात करें टोटल कोर लॉस की, तो जो टोटल कोर लॉस होता है PI, वो होता है हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। अब इसका फॉर्मूला वापस रख दीजिए जो अभी आपको बताया, तो ये हो गया KH FBm की पावर x प्लस यहाँ हो गया KE FBm की पावर स्क्वायर। ठीक, अब इसको अगर आप वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए हमें मालूम है कि ट्रांसफार्मर केस में V1 बराबर क्या होता है, V1 बराबर E1 होता है, दैट इज इक्वल टू 4.44 इंटू 5m FT1, या इसको हम लिख सकते हैं 4.44 BM इंटू AI इंटू F इंटू T1। तो यहां से अगर हम BM की वैल्यू निकालेंगे तो BM बराबर क्या हो जाएगा, V1 अपॉन 4.44 इंटू AI इंटू FT1, ये आ जाएगा। तो इसलिए pH कितना हो जाएगा, pH हो जाएगा आपका KH F इंटू BM की पावर x, यानी एक तरह से ये हो गया KH इंटू F, और BM की आप एक्सप्रेशन रख दीजिए V1 अपॉन 4.44 इंटू AI इंटू F इंटू T1 की पावर x, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको जैसे यहाँ पे एक f है और यहाँ पे f की 1 अपॉन f की पावर x है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू KH, ये देखिए दूसरा कांस्टेंट है कैपिटल K, अभी बताता हूँ ये क्या है, ये हो जाएगा V1 की पावर x इंटू f की पावर 1 माइनस x, जहां पे KH बराबर क्या हो जाएगा, KH बराबर हो जाएगा स्मॉल kh, ये वाला जो अभी तक हम लोग इस्तेमाल करते आए थे, स्मॉल kh इंटू 1 अपॉन 4.44 AI इंटू T1 की पावर x। तो चूंकि ये चीजें किसी एक कोर के लिए कांस्टेंट है, तो इस पूरे को हमने एक कांस्टेंट मान लिया कैपिटल KH। ठीक है, तो इससे इस रिलेशन से क्या निकल के आया, इस रिलेशन से ये निकल के आया कि जो हिस्टेरेसिस लॉस है, जो pH है, ठीक है, वो डिपेंड करता है अप्लाई वोल्टेज पे और फ्रीक्वेंसी पे। ये इसका रिजल्टेंट निकल के आया। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एडी करंट लॉस। तो
तो एडी करंट लॉस में क्या होगा, पीई, ठीक है। तो एडी करंट लॉस पीई इज इक्वल टू, अभी तक हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते आए थे, के ई, ठीक है, एफ स्क्वायर इंटू बी एम का स्क्वायर, ठीक है, ये लिखते आए थे। इसको जो है सिंपली आप क्या कीजिए, शायद हम प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने इसको एफ स्क्वायर नहीं किया था, यहाँ पे हमने एडी करंट लॉस जो लिखा, या यहाँ पे आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। तो अब आप आ जाइए एडी करंट लॉस पे। एडी करंट लॉस क्या हो गया, के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू बी एम का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप वापस बी एम की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा के ई इंटू एफ स्क्वायर इंटू वी वन अपॉन 4.44 ए आई टी वन एफ का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं के ई इंटू वी वन का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या रिलेशन निकल के आया, इससे रिलेशन निकल के आता है कि जो एडी करंट लॉस है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे। देखिए यहाँ एफ की टर्म नहीं है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। यानी और हमें मालूम है कि V1 क्या होता है, V1 होता है 4.44 इंटू बी एम इंटू ए आई इंटू एफ इंटू टी आई, यानी एक तरह से हम लिख सकते हैं कि वी आई इज प्रोपोर्शनल टू बी एम इंटू एफ। और ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी गिवन वोल्टेज अगर एफ हमारा डिक्रीज करेगा तो बी एम इंक्रीज करेगा, और अगर बी एम डिक्रीज करेगा तो एफ इंक्रीज करेगा। अगर ये कांस्टेंट हम रखेंगे तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो टोटल कोर लॉस जो है हमारा निकल के आ सकता है, पी आई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं के एच वी एक्स की पावर एफ वन माइनस एक्स प्लस के ई वी स्क्वायर। तो ये टोटल कोर लॉस की एक्सप्रेशन फाइनली आती है ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक। ये हो गया, दिस इज टोटल कोर लॉस। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कोर लॉस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का लॉस हम लोगों ने अभी पढ़ा था वो आता है क्या, कॉपर लॉस या आई स्क्वायर लॉस। तो अब जो सेकंड है हमारा कॉपर लॉस, या उसको हम आई स्क्वायर आर लॉस भी बोलते हैं, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी सी से। तो अगर इसको हम डिराइव करेंगे तो कॉपर लॉस इज द आई स्क्वायर लॉस विच टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स बिकॉज ऑफ द वाइंडिंग रेजिस्टेंस। तो देखिए जो कॉपर लॉस होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, इन वाइंडिंग्स के जो रेजिस्टेंस होते हैं, मान लीजिए इसका प्राइमरी का आर आई हुआ से R1 हुआ और इसका सेकेंडरी का R2 हुआ, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। तो अगर हम टोटल कॉपर लॉस की बात करेंगे, टोटल कॉपर लॉस तो कितना हो जाएगा, प्राइमरी वाइंडिंग में जो लॉस होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लॉस होगा, ठीक। इसका हम फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, आई वन स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू। और हमें ये मालूम है कि आई वन टी वन इज इक्वल टू आई टू टी टू होता है, ठीक। तो यहां से हम आई वन बराबर क्या लिख सकते हैं, टी टू अपॉन टी वन इंटू आई टू, ठीक। तो आप यहाँ पीसी के एक्सप्रेशन रख देंगे तो पीसी फाइनली निकल के आ जाएगा आपका आई टू स्क्वायर टी टू अपॉन टी वन का स्क्वायर आर वन प्लस आई टू स्क्वायर आर टू। इसको और सिंप्लीफाई आप करना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा आई टू का स्क्वायर आर टू प्लस टी टू माइनस टी वन का स्क्वायर आर वन, या आप इसको लिख सकते हैं
I2 का स्क्वायर Re2, और Re2 मालूम है आपको, रिफर टू सेकेंडरी वाला रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल कॉपर लॉस की आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो इससे क्या निकल के आया, इससे ये निकल के आया कि जो कॉपर लॉस होता है वो वेरी करता है, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ लोड करंट, लोड करंट के स्क्वायर के साथ वेरी करता है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि PC इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं I1 का स्क्वायर Re1, या आप लिख सकते हैं I2 का स्क्वायर Re2, चाहे आप रिफर टू सेकेंडरी कीजिए चाहे आप रिफर टू प्राइमरी कीजिए। अब इसके अलावा कुछ और लॉस जो होते हैं, जैसे होता है आपका स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस क्या होता है, लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस एडी करंट्स इन द कंडक्टर, टैंक्स एटसेट्रा, दिस एडी करंट प्रोड्यूसेस लॉसेस। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं स्ट्रे लॉस को, कि लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस एडी करंट्स इन द कंडक्टर्स, टैंक्स एटसेट्रा, दिस एडी करंट्स प्रोड्यूसेस लॉसेस। तो ये हो गया स्ट्रे लॉस। अब उसके बाद नेक्स्ट आप लिखिए डाई इलेक्ट्रिक लॉस। डाई इलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कि डाई इलेक्ट्रिक लॉस अकर्स इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स, दैट इज इन द ट्रांसफार्मर ऑयल एंड द सॉलिड इंसुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी डाई इलेक्ट्रिक लॉस जो है या तो इंसुलेटिंग मटेरियल में होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, और दूसरा एंड जो ट्रांसफार्मर में आप ऑयल यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल में, वहां पे डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है। दिस लॉस इज सिग्निफिकेंट ओनली इन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो ये इसको कंसिडरेबल अमाउंट ये किस में होता है, जब हाई वोल्टेज के हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसमें इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो अदरवाइज ये जो दोनों लॉस हैं, अदरवाइज स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये स्मॉल होते हैं और निजलेबल होते हैं। अगर हम छोटे ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, तो उन ट्रांसफार्मर में आप स्ट्रे लॉस को और डाइलेक्ट्रिक लॉस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।